वेलकम क्लास। तो हम लोग आज देखेंगे वेव ऑप्टिक्स। वेव ऑप्टिक्स आपके बोर्ड पर पहले से ही बहुत कुछ लिखा हुआ दिख रहा है। इसका रीज़न ये है कि मैं एक बार वीडियो शूट कर चुका, इसमें साउंड रिसीव नहीं हुआ। कई बार ऐसा फॉल्ट हो चुका है कि साउंड ही नहीं आया। अभी मैं उम्मीद करते हैं कि साउंड इस बार ले लेगा। तो दिख तो मेरे को सब कुछ ठीक रहा है। आगे ऊपर वाला मालिक, क्योंकि बड़ा मूड ऑफ होता है जब वीडियो शूट करने के बाद पता चले कि साउंड नहीं है। वेव ऑप्टिक्स इसकी रिक्वायरमेंट क्यों है ये बस ज़रा हम लोग समझे। हम लोगों ने इससे पहले क्या देखा, रे ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स में जिसमें हम लोग लाइट को कंसीडर करते हैं किस फॉर्म में, रे फॉर्म में। रे फॉर्म में किसी सोर्स से लाइट निकलता है और कुछ ये सर्टेन फेनोमेना होता है। रिफ्लेक्शन का अलग, रिफ्रैक्शन का अलग फेनोमेना हम लोग को देखने को मिलता है, जिसके बेस से हम लोग इमेज फॉर्मेशन को समझ पाते हैं, है ना। लेंस पर या मिरर पर कैसे इमेज फॉर्मेशन होता है, ये हमारा रे ऑप्टिक्स में डील होता है। जिसमें हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट भी बनाए, ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट से कैसे कैसे इमेज फॉर्मेशन होगा, ये मदद हमारा रे ऑप्टिक्स करता है। लेकिन रे ऑप्टिक्स के मदद से बहुत सारे फेनोमेना हैं जिसको हम लोग नहीं समझ पाएंगे। डिफ्रैक्शन का फेनोमेना या बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस, ये नहीं समझ पाते हैं। बेंडिंग ऑफ लाइट एट एजेस का क्या है कहानी, वो ये कि अगर सपोज दैट कि आपने एक यहाँ से एक होल है और यहाँ लाइट को इंसिडेंट कर दें तो पता चलेगा कि जो इल्यूमिनेटेड पोर्शन मात्र इतना नहीं बल्कि इल्यूमिनेटेड पोर्शन ये हो जाता है। माने इनक्रोचमेंट ऑफ शैडो, इतना छोटा सा नहीं बनेगा, बनेगा बड़ा। होना चाहिए ज्योमेट्रिकली ये छोटा सा, लेकिन बन जाता है बड़ा, नीचे भी और ऊपर भी। यानी इनक्रोचमेंट ऑफ शैडो बाय लाइट, ये तो रे ऑप्टिक्स डील नहीं कर पाए। रे ऑप्टिक्स इसको बता भी नहीं पाता है कि ये क्यों हो रहा है, कैसे हो रहा है। ये बात हमारा रे ऑप्टिक्स बताता ही नहीं। तो इन सारी बातों को समझने के लिए अपने को रिक्वायरमेंट होगी वेव ऑप्टिक्स की, और कैसे वेव ऑप्टिक्स की होगी वो हम लोग बाद में आते हैं। पहले हम लोग डिफरेंट फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए न्यूटन ने कॉर्पस्कुलर थ्योरी दिया था। इसको लिख नहीं रहे बोर्ड पर, लिखवा भी नहीं रहे हैं, सिर्फ जान लीजिए। कॉर्पस्कुलर थ्योरी के मुताबिक कि कोई भी सोर्स के अंदर से क्या होता है, लाइट पार्टिकल्स इमिट होते हैं, पार्टिकल्स इमिट होते हैं, जिसको कॉर्पस्कुल कहते हैं, हिंदी में कणिका कहते हैं। अगर हिंदी मीडियम में कोई बच्चा देख रहा हो तो ये जाने कि उसको कॉर्पस्कुल्स माने कणिका कहते हैं। न्यूटन का कणिका सिद्धांत। तो न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी, उसमें उसने दिया कि लाइट जो है कॉर्पस्कुल्स के फॉर्म में, कणिकाओं के रूप में निकलता है। छोटे बड़े हर साइज के कॉर्पस्कुल्स उससे निकलते हैं, और अलग अलग कलर सेंसेशन, अलग अलग साइज ऑफ द कॉर्पस्कुल्स, अलग अलग मतलब जो पार्टिकल है उसके अलग अलग साइज के कारण होता है। मैंने लाल कलर का बड़ा, वायलेट का छोटा होगा, एज ए कंपेरेटिवली। ये थ्योरी थी न्यूटन की, है ना। ये थ्योरी थी न्यूटन की कि इस तरह से निकलता है। और उसने ये कहा कि रिफ्लेक्शन जिस सरफेस से हो रहा होता है वो सरफेस इस पार्टिकल को रिपेल करता है। जैसे लाइट आया इंसिडेंट होने के लिए, तो जो रिफ्लेक्टिंग सरफेस है वो इसको क्या करता है, रिपेल कर देता है। मतलब आया ऐसे रिपेल होकर ऐसे चला गया। ये था न्यूटन का कॉर्पस्कुलर थ्योरी में। आज रिफ्रैक्शन मतलब जिसमें कि लाइट ट्रांसपेरेंट मीडियम के अंदर इंटर कर जाता है, उसमें कहा कि वो अट्रैक्ट करता है, इसलिए इस मीडियम के अंदर चला जाता है। ये न्यूटन्स कॉर्पस्कुलर थ्योरी थी सम टोटल। लेकिन ये बात फेल इसलिए हो जाता है कुछ 2-3 वजहों से। वो वजह क्या थे, एक वजह तो ये था कि भैया अगर लाइट पार्टिकल्स के फॉर्म में निकल रहा है तो जो सोर्स उस लाइट को इमिट करता है उस सोर्स का मास डिक्रीज करना चाहिए और ग्रेजुअली डिक्रीज होते चला जाना चाहिए। तो जो भी नेचुरल सोर्सेज ऑफ लाइट है, जैसे कि आप कोई कोयला को बर्न करते हैं या कोई लकड़ी को, वुड को बर्न करते हैं, जलाते हैं, तो उसमें मास कम होता है, वो तो दिखता है। लेकिन बल्ब, इलेक्ट्रिक बल्ब
इलेक्ट्रिक बल्ब का मास नहीं डिक्रीज करता है, वो तो सालों साल चलता रहता है, लेकिन उसका मास जैसे रहता है ऐसा रहता है। तो कॉर्पस्कुलर थ्योरी इस चीज़ को नहीं सेटिस्फाई कर पा रहा था। करेक्ट। दूसरी कि पानी जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, ग्लास जो कि ट्रांसपेरेंट मीडियम है, जिसमें रिफ्रैक्शन का फिनोमेना अपने को देखने को मिलता है, उसके सरफेस से भी लाइट रिफ्लेक्ट होती है। तो अगर हमारा रिफ्रैक्शन, अट्रैक्शन ऑफ पार्टिकल्स बाय द ट्रांसपेरेंट मीडियम है, तो फिर रिफ्लेक्शन कैसे हो रहा है? क्योंकि रिफ्लेक्शन का फिनोमेना तो न्यूटन ने एक्सप्लेन करके बोला कि भैया ये रिपल्सन के कारण होगा। तो एक ही सरफेस अट्रैक्ट और रिपेल दोनों कैसे कर रहा होगा? एक ही टाइम पर वो अट्रैक्ट और रिपेल कैसे कर रहा होगा? तो यहाँ पर जाकर के न्यूटन की कॉर्पस्कुलर थ्योरी फेल हो गई, और तब हाइगन्स ने वेव थ्योरी दी। हाइगन्स वेव थ्योरी, हाइगन्स की क्या आ गई? वेव थ्योरी। वेव थ्योरी के मुताबिक लाइट जो है वो क्या हो रहा है? लाइट जो है वेव फॉर्म में इमिट होता है। किस फॉर्म में इमिट होता है? वेव फॉर्म में इमिट होता है। ठीक है। अब इस बोर्ड को मैं मिटाना नहीं चाह रहा हूँ, बड़ा बड़ा मेहनत से लिखा हूँ। हाइगन्स वेव थ्योरी जिनको लिखना है लिख लीजिए, है ना। लाइट इज इमिटेड इन द फॉर्म ऑफ वेव बाय ए सोर्स। किसी सोर्स से लाइट जो है सो वेव फॉर्म में इमिट होता है। एंड द डिफरेंस इन कलर इज ड्यू टू डिफरेंस इन द वेवलेंथ। और अलग अलग कलर सेंसेशन अलग अलग वेवलेंथ के हिसाब के कारण है, जो कि आज भी हम लोग मानते हैं, है ना। अलग अलग कलर का लाइट है तो उसका वेवलेंथ अलग अलग होगा। उसके बाद उन्होंने कहा कि लाइट इज लॉन्गिट्यूडनल वेव। शुरू में तो यही बात कही गई थी कि लॉन्गिट्यूडनल वेव है, क्योंकि वेल इनसाइड द मीडियम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव ही क्या कर सकता है? ट्रेवल कर सकता है। ट्रांसवर्स वेव ट्रेवल नहीं करेगा। जो वेव पढ़े हो या जानते हो लॉन्गिट्यूडनल वेव क्या होता है, जो डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन में ऑसिलेट करता है, उसको हम लोग लॉन्गिट्यूडनल वेव कहते हैं। और जो परपेंडिकुलर टू द डायरेक्शन ऑफ प्रोपागेशन अगर यदि ऑसिलेट करता है मीडियम का पार्टिकल, तो उसको हम ट्रांसवर्स वेव कहते हैं। क्योंकि ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन सिर्फ किसी भी मीडियम के सरफेस पर हो सकता है, या इंटर सरफेस ऑफ द टू मीडियम हो सकता है। लेकिन वेल इनसाइड द मीडियम सिर्फ लॉन्गिट्यूडनल वेव का फॉर्मेशन हो सकता है। चूँकि वेव जो है, जो लाइट है, लाइट वेव है, वो हमारा किसी मीडियम के अंदर ट्रेवल कर रहा होता है। तो उसने कहा था कि लॉन्गिट्यूडनल वेव बाद में उन्हीं के चेलों ने, उनके अनुयायियों ने इसको ट्रांसवर्स वेव बता दिया। जब पोलराइजेशन का इवेंट उनको एक्सप्लेन करने की जरूरत पड़ी, तब उन्होंने बताया, कहा कि भैया ये क्या है? ट्रांसवर्स वेव है। तो इनकी थ्योरी में ये बात लिखी जाती है कि लाइट इज ए लॉन्गिट्यूडनल वेव, ये थ्योरी में था, बट लेटर ऑन इट वाज कंसिडर्ड टू बी ट्रांसवर्स वेव व्हेन द इवेंट ऑफ पोलराइजेशन वाज टू बी एक्सप्लेन। जब ट्रांसवर्स पोलराइजेशन के इवेंट को एक्सप्लेन करने की बात आई तो ये कर दिया गया। ये चाहे तो लाइन लिख सकते हैं। एंड सबसे बड़ी बात कि उस समय तक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव का कोई कॉन्सेप्ट था ही नहीं। मतलब जो भी वेव्स थे वो मैकेनिकल वेव्स थे। मैकेनिकल वेव्स उसको कहते हैं जिसके प्रोपागेशन के लिए एक मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। तो मटेरियल मीडियम की रिक्वायरमेंट होगी। ऐसे सिचुएशन में अगर सन से सनलाइट अगर अर्थ तक आ रहा है, तो हम जानते हैं कि एक लिमिट के बाद एटमॉस्फेयर नहीं है, यानी कि वैक्यूम है। तो वहाँ पर कौन सा मटेरियल मीडियम है जो सन को यहाँ तक कैरी करके लेके आ रहा है? क्योंकि बिना मीडियम के वेव प्रोपागेट नहीं करेगा, कोई भी मैकेनिकल वेव प्रोपागेट नहीं करेगा। क्योंकि जो हाइगन ने अपनी वेव थ्योरी दी एक्सप्लेन करने के लिए डिफरेंट फेनोमेना को, रिफ्लेक्शन को, रिफ्रैक्शन को, पोलराइजेशन को, डिफ्रैक्शन को, इंटरफेरेंस ऑफ लाइट को एक्सप्लेन करने के लिए जो वेव थ्योरी दिया, उस वेव थ्योरी के
बेस पर एक्सप्लेन तो किए, लेकिन उस वेव के नेचर को एक्सप्लेन करने के लिए कि ये वेव ही है, कि उसमें एक प्रश्न उठ रहा था कि भाई सन से जो लाइट अर्थ तक आता है तो अर्थ के एटमॉस्फेयर के बाहर तो कोई एटमॉस्फेयर है नहीं, कोई मटेरियल मीडियम है नहीं, तो कैसे मैकेनिकल वेव्स आ सकता है। क्योंकि उस समय तक ये कोई नहीं बताया था कि लाइट जो है इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, सेल्फ सस्टेन्ड वेव है। तो उन्होंने कहा कि इन द एंटायर यूनिवर्स ए मासलेस पार्टिकल, एकदम मासलेस एंड हाईली इलास्टिक पार्टिकल ईथर इज प्रेजेंट। उन्हें एक ईथर पार्टिकल को एज्यूम किया कि कोई ईथर पार्टिकल है जो क्या करता है, जो यूनिवर्स में हर जगह पर, इवन वैक्यूम में भी है, और वो लाइट को एक जगह से दूसरे जगह तक इन स्पेस में भी प्रोपागेट करने में मदद करता है। वहाँ वो ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन हो सके। ट्रांसवर्स वेव का फॉर्मेशन तो सिर्फ और सिर्फ नहीं, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव तो ट्रांसवर्स वेव है ही। तो ऐसे में ट्रांसवर्स वेव के फॉर्मेशन के लिए क्या होना चाहिए, अगर मैकेनिकल वेव्स है तो पार्टिकल्स होने चाहिए। तो उन्होंने क्या कंसिडर कर लिया कि ईथर प्रेजेंट है। 100 की सीधी बात कि ईथर को उन्होंने ऐसा मान लिया कि पूरे यूनिवर्स में वो प्रेजेंट है। ठीक है, ऐसा कुछ एथी करने के बाद डिफरेंट फेनोमेना को एक्सप्लेन करने के लिए उन्होंने दिया वेव फ्रंट की थ्योरी। अब यहां से हमारा मेन समझने वाली बात निकल करके आ रही है। जो इंट्रोडक्शन मेरे को देना था 10-11 मिनट जो हमने दिया वो दिया, लेकिन लिखने समझने और एक्सप्लेन करने के लिए है वो वेव फ्रंट की थ्योरी। मेन कहानी यहां से स्टार्ट होती है। कहा कि जो सोर्स ऑफ लाइट है उससे वेव्स निकलते हैं, चारों तरफ वेव्स निकल रहे हैं। ठीक है, अब जो वेव्स निकल रहे हैं तो वेव फ्रंट किसको कहेंगे? तो ए प्लेन पासिंग बाय पार्टिकल्स इन सेम फेज is called wave front। उसको क्या कहेंगे? वेव फ्रंट। उसने कहा कि किसी सोर्स से निकलने वाले वेव्स जो है ना, वेव्स में तो वेव निकल रहा होगा, ऐसे से पहुंचा, ऐसे से पहुंचा, ऐसे से पहुंचा, ऐसे से पहुंचा, ऐसे से पहुंचा। तो जो एक साथ ऊपर की तरफ जा रहे हो और एक साथ नीचे की तरफ आ रहे हो, यानी एक फेज में होंगे। जब ऊपर जा रहा है तो ऊपर जा रहा है, नीचे आ रहा है तो नीचे आ रहा है, रुक रहा है तो रुक रहा है। ऐसे जितने भी पार्टिकल्स हैं इस सोर्स के अराउंड, उनसे अगर एक प्लेन को ले जाया जाए, एक प्लेन को उनसे ले जाया जाए, तो वो प्लेन जो है क्या कहलाएगा? वेव फ्रंट कहलाएगा। सीधी सी बात। जो लोग नहीं समझते हैं फेज वगैरह, उनके लिए ये है कि जो एक साथ ऊपर नीचे हो रहे हो, एक साथ ऐसे पार्टिकल्स, तो मीडियम के ऐसे पार्टिकल्स जो सेम फेज में वाइब्रेट कर रहे हो, उनसे एक प्लेन को गुजारा जाए, और तो वो प्लेन जो होगा वेव फ्रंट कहलाएगा। ए प्लेन पासिंग बाय पार्टिकल्स इन सेम फेज इज कॉल्ड वाइब्रेटिंग इन सेम फेज। वाइब्रेटिंग इन सेम फेज, वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज कॉल्ड वेव फ्रंट। उसको हम क्या कह रहे हैं? वेव फ्रंट कह रहे हैं। ठीक है, तो ये हमारा सोर्स है, इनसे निकलने वाले वेव है, वेव से आने वाले प्लेन होगा, प्लेन को क्या होगा? वो हमारा वेव फ्रंट बना। तो ये बन रहा है वेव फ्रंट। अब देखिए, यहाँ तो मैंने एक पॉइंट सोर्स ले लिया, फाइनाइट डिस्टेंस पर लिया, तो पॉइंट सोर्स से फाइनाइट डिस्टेंस पर जो शक्ल बनेगा, जो शेप होगा वेव फ्रंट की, वो कैसी हो जाएगी? स्फेरिकल वेव फ्रंट होगा। वो वेव फ्रंट हमारा स्फेरिकल इन नेचर होगा। लेकिन अगर यही लाइन सोर्स होता है, इससे वेव्स निकलते, तो जो वेव फ्रंट बनता कैसा? सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट बनता। कैसा वेव फ्रंट बनता? सिलिंड्रिकल शेप का बनता। ठीक है, अब उसमें एक बात और जाना जाए, क्या कि हाँ, लाइन सोर्स होगा तो सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट फाइनाइट डिस्टेंस पर। किस डिस्टेंस पर? फाइनाइट, मतलब नजदीक के पॉइंट पर, फाइनाइट डिस्टेंस पर क्या बनेगा? सिलिंड्रिकल। लाइन सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस, सिलिंड्रिकल वेव फ्रंट। ठीक है,
पॉइंट सोर्स, फाइनाइट डिस्टेंस, स्फेरिकल वेव फ्रंट, ओके। लेकिन अगर इनफाइनाइट डिस्टेंस पर सोर्स हो तो ए बहुत बड़ा स्फीयर या बहुत बड़ा सिलेंडर बनेगा और बहुत बड़ा स्फीयर या बहुत बड़ा सिलेंडर का एक छोटा सा पोर्शन प्लेन की तरह बिहेव करेगा। अर्थ इज स्फेरिकल बट अर्थ का एक छोटा सा पोर्शन मेरे लिए प्लेन का काम करेगा, ठीक है ना। उसी तरह से सोर्स ऑफ लाइट अगर यदि काफ़ी दूर पर है, वहाँ से अगर रेज आ रहे हैं तो वो बहुत बड़ा स्फीयर बनेगा या बहुत बड़ा सिलेंडर बनेगा, उसका एक छोटा सा पार्ट जो है हमारे लिए प्लेन हो जाएगा। तो इनफाइनाइट डिस्टेंस पर क्या बनेगा, इन प्लेन वेव फ्रंट बनेगा, चाहे वो सोर्स हमारा सिलिंड्रिकल हो या सॉरी लाइन सोर्स हो या पॉइंट सोर्स हो, ठीक है। तो शेप के लिए ये कहानी, ओके। और हाँ, उसके लिए ये कहानी। और उसने एक बात ये भी कही कि द डायरेक्शन ऑफ रे जो है वो इस वेव फ्रंट पर परपेंडिकुलर होगा। इस पर हम बाद में भी आते हैं, ठीक है। वेव फ्रंट की थ्योरी अभी तक कंप्लीट नहीं हुई है। यहां पर लिखे तो है, यहां पर लिखे तो है कि पॉइंट वाइब्रेटिंग इन सेम फेज ड्यू टू वेव्स कमिंग आउट फ्रॉम एनी सोर्स इज कॉल्ड वेव फ्रंट। यहाँ ये वाली फॉलो कर लीजिए, चाहे ये वाली कर लीजिए, बातें कही है। तो यहाँ पर अभी वेव फ्रंट की थ्योरी कंप्लीट नहीं हुई। इसके बाद उसने सेकेंडरी वेवलेट्स की बात की। ये जितने भी फेनोमेना थे डिफ्रैक्शन का, इंटरफेरेंस का या जो कुछ भी, इनको एक्सप्लेन करने के लिए जो उसकी एजम्पशन थी, जो उसने एज्यूम किया था, उस एजम्पशन में एक एजम्पशन ये था, पहला तो वेव फ्रंट का था, दूसरा सेकेंडरी वेवलेट्स का। अब सेकेंडरी वेवलेट्स क्या चीज़ है, तो सेकेंडरी वेवलेट्स में जैसे मान लीजिए कि ये एक वेव फ्रंट है, ये पहला वाला ए बी है ना। तो हाइगन के मुताबिक जो वेव फ्रंट बन रहा है, उस वेव फ्रंट का हर पॉइंट, ईच एंड एवरी पॉइंट विल बिहेव लाइक ए सेकेंडरी सोर्स। वेव फ्रंट का ईच एंड एवरी पॉइंट जो होगा वो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करेगा। तो सेकेंडरी सोर्स की तरह काम करने लगेगा, इसका मतलब ये हो गया कि हर पॉइंट फिर से क्या करेगा, जिस तरीके से मेन सोर्स चारों डायरेक्शन, सभी डायरेक्शन में क्या हो रहा है, वेव्स को इमिट कर रहा है, वैसे ये भी पॉइंट, ये 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 पॉइंट जितने भी हैं, ये सब के सब क्या करेंगे, वेव्स इमिट करेंगे, सेकेंडरी वेव्स इमिट करेंगे। और सेकेंडरी वेव्स का जो वेव फ्रंट बनेगा, जैसा कि मेन सोर्स का एक वेव फ्रंट बनता है, उसका जो वेव फ्रंट बनेगा वो सेकेंडरी वेवलेट्स होगा। क्या मतलब, सोर्स ने वेव इमिट किया तो पार्टिकल्स वाइब्रेटिंग इन सेम फेज इज ए वेव फ्रंट। अब ये वेव फ्रंट का हर पॉइंट खुद भी एक सोर्स हो गया, और वो सोर्स क्या कर रहा है, वो सोर्स सेकेंडरी वेव्स को इमिट कर रहा है, और जो वेव फ्रंट बन रहा है उसको कह रहे हैं वेवलेट्स, सेकेंडरी वेवलेट्स। अब एक प्लेन लिया जाए जो इस पर टेंजेंशियल हो, टेंजेंशियल प्लेन हो, किस पर, ये जितने भी सेकेंडरी वेवलेट्स बने हैं इन पर एक टेंजेंशियल प्लेन बना है, यानी ए डैश बी डैश। दिस इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट, यानी ए बी वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन क्या बन गया, ए डैश बी डैश। इसी तरह से ए डैश बी डैश का ए डबल डैश बी डबल डैश। अगला मतलब एक वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स के मदद से अगला वेव फ्रंट बनाता है, फिर वो वेव फ्रंट सेकेंडरी वेवलेट्स के मदद से उसका अगला वेव फ्रंट बनाता है। इसी तरह से वेव फ्रंट का फॉर्मेशन होता है और लाइट आगे की तरफ ट्रेवल करता जाता है। तो क्या क्या बात कही उसने, ईच पॉइंट ऑन द वेव फ्रंट बिहेव्स लाइक सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट। हर पॉइंट सेकेंडरी सोर्स ऑफ लाइट की तरह बिहेव करने लगा। ईच सोर्स फॉर्म सेकेंडरी वेवलेट्स, और हर पॉइंट जो है सो सेकेंडरी वेवलेट्स का फॉर्मेशन कर रहा है, जैसा कि वेव फ्रंट बनता है। द टेंजेंशियल प्लेन टू द सेकेंडरी वेवलेट्स इज द न्यू पोजीशन ऑफ द वेव फ्रंट। वेव फ्रंट का न्यू पोजीशन ऑफ सेकेंडरी टेंजेंशियल प्लेन जा रहा है, वो बन रहा है। द डायरेक्शन ऑफ रे इज नॉर्मल टू द वेव फ्रंट, और जो डायरेक्शन ऑफ रे होगा वो
वेव फ्रंट के परपेंडिकुलर डायरेक्शन में ऐसा होगा। रे का डायरेक्शन, रे का भी कॉन्सेप्ट है, रे ऑप्टिक्स को भी वायलेट नहीं होना चाहिए, क्योंकि रे ऑप्टिक्स से ही हमारा बहुत कुछ क्या हो रहा है, होता है, एक्सप्लेन हो रहा है। तो ये कहानी हमारी क्या है, सेकेंडरी वेवलेट्स की थी। अब सवाल उठता है कि ये थ्योरी तो उन्होंने दिया तो अब जितने भी फेनोमेना है, फेनोमेना है उसको एक्सप्लेन करना चाहिए। तो पहला फेनोमेना जो एक्सप्लेन करने के लिए हम लोग चल रहे हैं वो है डिफ्रैक्शन, ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट का बेंड होना। ठीक है, ओके, चलिए तो इसको देखते हैं। ये मान लीजिए क्या है, ये प्लेन वेव फ्रंट है, ए बी इज द प्लेन वेव फ्रंट, ए बी क्या है, प्लेन वेव फ्रंट। ठीक, ए एंड पहले स्ट्राइक किया सरफेस से, है ना, ए एंड पहले स्ट्राइक किया, बी स्ट्राइक करेगा बाद में। ठीक, तो स्ट्राइक करेगा, करता रहे। अब ए से भी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे, बी से भी सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे। ओके, ए से जो सेकेंडरी वेव्स निकलेंगे वो क्या हो जाएगा, मीडियम 2 में चला जाएगा। ये मीडियम 1 है और ये मीडियम 2 है, ये मीडियम 1 और ये मीडियम 2। ए से निकलने वाले मीडियम 2 में चला जाएगा। ठीक, बी से निकलने वाला मीडियम 2 में तुरंत नहीं जाएगा, कुछ देर के बाद जाएगा। तो जितने टाइम, अगर ये टाइम बी से सी आने में मान लीजिए टाइम कितना लग रहा हो, टाउ, ठीक है, टाउ टाइम लग रहा है, तो बी से सी आने में जितना टाइम टाउ लग रहा है उतने टाइम में वेव, सेकेंडरी वेव्स क्या होगा, ए एंड से अंदर चला आएगा। बाकी यहाँ से भी आएंगे, बाकी यहाँ से भी आएंगे, यहाँ से आएगा फिर अंदर आएगा। अब हाइगन्स के सेकेंडरी वेवलेट थ्योरी को फॉलो अप करें तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स बनेगा, एक V1 टाउ का रेडियस लेकर के स्फीयर बना दे। ठीक, क्योंकि पॉइंट सोर्स की तरफ भी काम करेगा। ए से अब इसमें इस मीडियम 1 में V1 स्पीड है, तो मीडियम 2 में जो स्पीड है वो कितना, V2। जाहिर सी बात है अगर ये डेंसर मीडियम है तो इसमें स्पीड कम हो जाएगी। स्पीड कम हो जाएगी तो जो सेकेंडरी वेवलेट्स का रेडियस, जो हम लोग रेडियस लेंगे छोटा लेंगे, यानी कि जो स्फीयर होगा वो छोटा होगा। जरा गौर करना, एक बड़ा स्फीयर और लास्ट में एक छोटा स्फीयर, और ग्रेजुअली स्फीयर जो होगा, हर पॉइंट से निकलने वाले वेवलेट्स होंगे, वो स्फीयर छोटा होता जाएगा, छोटा छोटा छोटा। ठीक, अब जरा सा देखो तो इसका शक्ल कैसा हो गया, टेंजेंशियल प्लेन बनाएंगे तो कैसा होगा, बेंड हो गया ना। तो जो सेकेंडरी वेव, नेक्स्ट वेव फ्रंट पोजीशन खोजने के लिए चलेंगे और जो टेंजेंट ड्रॉ करेंगे, वो टेंजेंट जो हो जाएगा वो इस स्टाइल के ही, इस हिसाब से वो बेंड कर जाएगा, वो बेंड कर जाएगा। करेक्ट है ना, वो बेंड कर जाएगा, क्योंकि इधर का छोटा स्फीयर, उधर का बड़ा स्फीयर। ठीक, अब जरा सा एक चीज देखिए कि ये एडी डिस्टेंस जो होगा ये V2 टाउ होगा, ये V1 टाउ है, तो ये ए से डी का जो डिस्टेंस, ये जो स्फीयर बना है रेडियस का, ये हो जाएगा कितना, AD हो जाएगा आपका V2 इंटू टाउ, स्पीड इंटू डिस्टेंस, ये भी स्पीड इंटू डिस्टेंस। ठीक है, अब जरा सा गौर कीजिए, ये नॉर्मल टू द पॉइंट ऑफ इंसिडेंस लिए हमने I, तो ये एंगल अगर I है तो ये एंगल भी I होगा। क्यों होगा, जरा गौर कीजिए, ये जो इंटरमीडिएट एंगल मान लीजिए x है, दिस मच प्लस x इज 90 डिग्री, और जरा इधर से भी आइए, दिस मच प्लस x इक्वल्स टू 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, इधर से भी 90 डिग्री, x में इसको जोड़े तो भी 90, x में इसको जोड़े तो भी 90। इसका मतलब कि ये दोनों एंगल सेम होंगे। अगर इसको I कहते हैं तो ये भी I हो जाएगा। ठीक, अब यहाँ आइए, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये रिफ्लेक्टेड रे है, ये एंगल अगर यदि हम कह रहे हैं एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन दैट इज आर, एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन है R, तो ये अगर R है, और इसको चलिए थोड़ी देर के लिए कहिए X, इसको कहिए X। ठीक है, तो R प्लस X 90 डिग्री, और चूंकि यहाँ पर राइट ट्रायंगल बन रहा है, ये बन रहा है राइट ट्रायंगल, चूंकि टेंजेंट है ये, तो राइट ट्रायंगल है, तो दिस एंगल प्लस X इज ऑल्सो 90। चूंकि आपका राइट ट्रायंगल के अंदर क्या होता है, सम ऑफ अदर टू एंगल्स आर व्हाट 90 डिग्री, वो सप्लीमेंट्री एंगल।
सप्लीमेंट्री एंगल, कॉम्प्लीमेंट्री एंगल, हाँ कॉम्प्लीमेंट्री एंगल। तो दिस एंगल प्लस एक्स इजकल टू 90 डिग्री, दिस एंगल प्लस एक्स इजकल टू 90 डिग्री। तो ये एंगल आर है तो ये भी आर हो जाएगा। चलिए अब एक्स वाला कॉन्सेप्ट को हटाइए, है ना। अब जरा सा ट्रिग्नोमेट्री का फॉर्मूला लगाइए। ये आई है तो ये परपेंडिकुलर हो जाएगा और ये हो जाएगा हाइपोटेन्यूज। तो साइन आई परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज, बी सी अपॉन ए सी, बी सी अपॉन ए सी। तो V1 टाउ अपॉन ए सी, ठीक है। साइन आर, आर एंगल ये, परपेंडिकुलर ये, तो ए डी, फिर हाइपोटेन्यूज कौन, ए सी, ए डी अपॉन ए सी, यानी V1 टाउ अपॉन ए सी। अगर साइन आई बाई साइन आर लेते हैं, टाउ अपॉन ए सी, टाउ अपॉन ए सी कैंसिल, तो बचा क्या, V1 अपॉन V2, साइन आई बाई साइन आर V1 अपॉन V2, यही तो कहलाता है रिफ्रैक्टिव इंडेक्स। तो स्नेल्स लॉ को ऑबे कर रहा है कौन, ये सेकेंडरी वेवलेट्स की थ्योरी, जो किसने दिया, हाइगन्स ने। यानी कि जो एजम्पशन हाइगन की है वो हमारे बहुत सारी बातों माने डिफ्रैक्शन नहीं रे, डिफ्रैक्शन बाद में, ये रिफ्रैक्शन रे भाई, डिफ्रैक्शन नहीं रिफ्रैक्शन, हाँ डिफ्रैक्शन तो बाद में एक्सप्लेन करेंगे। ये रिफ्रैक्शन के फेनोमेना को तो एक्सप्लेन कर दिया। अब हम लोग जरा जानना चाहेंगे कि क्या रिफ्लेक्शन के फेनोमेना भी एक्सप्लेन हो जाएगा। चलिए देखते हैं। तो देखा जाए कि रिफ्लेक्शन के फेनोमेना को हाइगन्स वेव थ्योरी एक्सप्लेन कर पा रही है या नहीं। देखो, चलिए एक रिफ्लेक्टिंग सरफेस ले लीजिए, ठीक है। जैसे इसको किसको एक्सप्लेन करने जा रहे हैं, रिफ्लेक्शन को, है ना, तो रिफ्लेक्शन को। चलिए ऐसा ही एक प्लेन वेव फ्रंट लीजिए ए बी को, ठीक ना। यहां एंगल ऑफ इंसिडेंस आई बनेगा, है ना। अब देखो बी से सी तक जो वेव पहुंचेगा, है ना, इसका अगर ये V1 टाउ होगा तो यहां एक स्फीयर जो बनाएंगे वैसा ही इधर भी बनाना होगा, ये भी उतना ही लेना पड़ेगा। तो एक हम लोगों को यहां पर भी एक स्फीयर बनाना पड़ेगा। तो होगा ये कि इस तरह का एक स्फीयर बनेगा, ये पूरा उतना ही बड़ा बनेगा क्योंकि रिफ्लेक्ट हो रहा है। तो ऐसे में एक स्फीयर यहां है, एक स्फीयर यहां है, तो यहां से इसको लिया जाए और आपका शायद यहां तक ले होगा, हाँ, और यहां से टेंजेंशियल लाइन को ड्रॉ करें, ठीक। इसको चलिए सी डैश नाम दे देते हैं, ओके। अगर ये आई है तो ये एंगल भी आई होगा, ओके। और ये आर है, ये आर है, क्योंकि 90 डिग्री बन रहा है ना। ये आर है तो ये एंगल भी आर होगा। ये आई है तो ये भी आई होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत, ये आर है तो ये भी एंगल आर होगा कॉम्प्लीमेंट्री एंगल के तहत। ज्योमेट्री से देख लिए, क्योंकि ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री, ये एंगल प्लस ये एंगल 90 डिग्री, ठीक है। यहाँ पर अगर ये आर हो रहा है ना, आर प्लस रेस्ट इज 90 डिग्री, ओके। और यहाँ देखिए दिस वन प्लस रेस्ट इज 90 डिग्री, मतलब ये भी आ रही होगा, ये भी आ रही होगा। तो अब जरा सा फेनोमेना में देखिए, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्टेड है, ये रिफ्लेक्ट नहीं हुआ है, ये रिफ्लेक्टेड है। तो ट्रायंगल ए सी डैश, ए सी डैश एंड ट्रायंगल ए बी सी में आइए, ठीक है। ए सी कॉमन साइड, ए सी डैश सी, एंगल ए सी डैश सी,
और एंगल ए बी सी बराबर है, दोनों 90 डिग्री। और ए सी डैश ये V1 टाउ ये भी डिस्टेंस और बी सी इक्वल है, माने दोनों ट्रायंगल में ये साइड इस साइड के इक्वल है, प्लस एक साइड कॉमन है, ठीक है, माने हाइपोटेन्यूज कॉमन है, AC कॉमन साइड है जो कि हाइपोटेन्यूज है, हाइपोटेन्यूज। अगर हिंदी मीडियम वाले देखते हैं तो कर्ण है ना, विकर्ण, ठीक है, हाइपोटेन्यूज। तो बाय RHS प्रॉपर्टी, बाय RHS राइट ट्रायंगल हाइपोटेन्यूज एंड वन साइड ट्रायंगल ACC डैश इज कॉन्ग्रुएंट टू ABC। तो बाय CPCT एकदम चल रहा है ट्रिग्नोमेट्री, यहाँ सॉरी ज्योमेट्री, बाय CPCT कॉन्ग्रुएंट पार्ट ऑफ कॉरस्पॉन्डिंग पार्ट ऑफ कॉन्ग्रुएंट ट्रायंगल। तो ऐसे में अगर हम देखें तो I एंगल बराबर किसके हो जाएगा, R एंगल, यानी एंगल ऑफ इंसिडेंस और एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन क्या हो जा रहा है, सेम हो जाएगा, है ना। तो एंगल ऑफ इंसिडेंस एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन, जो लॉ ऑफ रिफ्लेक्शन है उसको भी क्या कर रहा है, ये ओबे कर दे रहा है, ठीक, ओके। चलिए और भी बेंडिंग हम लोग देखना चाहेंगे। चलिए अगर प्रिज्म है, वे प्लेन वेव फ्रंट है आया यहां, तो ये इधर मुड़ जाता है, हम लोग जानते हैं लाइट अगर इंसिडेंट होगा इधर मुड़ जाएगा, किस पर, प्रिज्म पर। क्यों होगा जरा गौर कीजिए, इससे जो निकलने वाले वेव होंगे, जरा यहां पर जो टकराएगा उसको देखिए, है ना, देखिए यहां जो टकराएगा उसको और थोड़ा सा समझिए, यहां पर लीजिए, ये प्लेन वेव फ्रंट, यहां से निकलने वाले को ज्यादा डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, करेक्ट करना पड़ेगा, ठीक है। तो जब ये निकल यहां तक पहुंचेगा, यहां से निकलने वाले को इस डेंसर मीडियम में कम डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ेगा, तो ये ज्यादा डिस्टेंस तक चला जाएगा। जितने टाइम में ये A से A डैश तक पहुंचेगा, उतने टाइम में B से निकलने वाला ज्यादा दूर B डैश तक जाएगा, सेकेंडरी वेवलेट्स। इसी तरीके से यहां से निकलने वाला थोड़ा ज्यादा को ट्रेवल करेगा, तो इससे थोड़ा कम डिस्टेंस। ऐसे में इससे निकलने वाले जितने भी हैं, जैसे जैसे नीचे की तरफ आएगा वैसे वैसे डेंसर मीडियम में ज़्यादा टाइम ट्रेवल करेगा, तो जितना ज़्यादा टाइम ट्रेवल करेगा उतना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा, और जितना कम डिस्टेंस ट्रेवल करेगा तो निकलने के बाद उसका पॉइंट ऑफ अराइवल अलग अलग होता जाएगा। ऐसे में आप देखेंगे कि ये प्लेन वेव फ्रंट ऐसा बेंड कर गया, तो जो रेज हमारे ऐसे पैरेलल जाते हैं, हमको पता है कि ये बेंड कर जाता है बेस की तरफ, बेंड कर जाता है बेस की तरफ। ये फेनोमेना हम लोग प्रिज्म के ऊपर देखते हैं, लेंस पर भी देखें, प्रिज्म पर तो हम लोग देख ही चुके। अब जरा लेंस पर देखें, लेंस पर क्या होता है, आपका प्लेन वेव फ्रंट जो यहां आकर के टकराए, चलिए प्लेन वेव फ्रंट है, गौर कीजिए क्या होता है, प्लेन वेव फ्रंट आया, यहां से यहां तक जो पहुंचेगा, अब यहां से कर्व सरफेस से हो जाएगा तो ज़्यादा डिस्टेंस, ये भी कम जाएगा लेंस के अंदर तो ज़्यादा डिस्टेंस, अंदर वाले थोड़ा कम, अंदर वाले और कम, करते 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 यहाँ तक आते आते ये क्या हो जाता है, यहाँ तक आते आते ये कुछ कहानी ऐसी होती है कि इस टाइप का कहानी इधर बनता है, इस टाइप का, है ना, कर्व हो जाएगा, चूंकि ये सरफेस इसका कर्व है ना, करेक्ट। तो इस तरह का वेव फ्रंट, इंसिडेंट वेव फ्रंट ये, और बाहर निकलने वाला वेव फ्रंट ये। डेंसर मीडियम में सबसे कम टाइम तक रहा, ये भी डेंसर मीडियम में सबसे कम टाइम तक रहा, मिड पोर्शन सबसे ज़्यादा टाइम तक रहता है, तो ये ट्रेवल्ड सेकेंडरी वेवलेट्स जितने डिस्टेंस तक पहुंचेगा, ऊपर वाले क्या होगा, ज़्यादा डिस्टेंस पहुंच जाएगा, तो हम लोग देखेंगे कि ये वेव फ्रंट क्या हो गया, कन्वर्जिंग हो जाएगा और एक पॉइंट पर जाके कन्वर्ट कर जाएगा, जिसको कहते हैं फोकस। तो पैरेलल रेज कन्वर्ज कर जाता है, यही तो हम लोग जानते हैं, यही जानते हैं ना, पैरेलल रेज कन्वर्ज करके फोकस पर चला जाएगा, यही हम लोग जानते हैं ना, ठीक है।
तो लेंस भी एक्सप्लेन हो रहा है हमारा। अब जरा रिफ्लेक्शन एट स्फेरिकल मिरर भी देख लें। स्फेरिकल मिरर पर देख लें, प्लेन वेव फ्रंट जो जाएगा, ठीक। देखिए ये इस पोर्शन वाला पहले क्या होगा, रिफ्लेक्ट हो जाएगा, ये बाद में आएगा, ये ऐसे में, ये और बाद में, ये सबसे बाद में। मतलब कि यहां से यहां तक ट्रेवल करने में जितना टाइम इसको लगा है ना, उतने टाइम लगा उतने यहां से यहां तक लगा। तो जब तक ये इंसिडेंट हुआ है ना, तब तक, हाँ जी, तो ये रिफ्लेक्ट होकर के आया, तो ये आ गया यहाँ, और ये यहाँ पर आकर के रिफ्लेक्ट हुआ। माने यहाँ से जो सेकेंडरी वेवलेट्स निकले, गया, टकराया और वापस आया, ठीक। यहाँ वाला अभी टकराया ही नहीं, यहाँ वाला भी टकराया ही नहीं, तो ये कम रिफ्लेक्ट होगा, ये ज़्यादा रिफ्लेक्ट होगा। तो ऐसे में देखने की बात क्या होगी कि रिफ्लेक्शन ये ऐसा होगा, मतलब ये इस टाइप का सेकेंडरी वेव फ्रंट बनेगा, ये इस टाइप का सेकेंडरी वेव फ्रंट इस टाइप का आएगा, करेक्ट। सेकेंडरी वेव फ्रंट इस टाइप का आएगा। तो ये फिर बाद में ऐसा करते 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 क्या होगा, इस पॉइंट पर आके, एक पॉइंट पर आकर के ये कन्वर्ज कर जाएंगे। तो हम लोग जानते हैं कनकेव मिरर के विषय में कि आफ्टर रिफ्लेक्शन किसी एक पॉइंट पर क्या हो जाता है, ये कन्वर्ज कर जाता है, कन्वर्ज कर जाता है, ठीक है ना, ये कन्वर्ज कर जाता है। तो ये हमारा रिफ्लेक्शन के प्रोसेस फेनोमेना को भी क्या कर पा रहे हैं हम लोग, एक्सप्लेन कर पा रहे हैं। चलिए ऊपर वाला का नाम लेकर के मैं वीडियो बंद करता हूं, और उम्मीद करता हूं कि इस बार साउंड रिकॉर्ड हो गया होगा, और ये आवाज़ अगर आप सुन पाएँ तो इसका मतलब कि हम सक्सेसफुल रहे थे। अगर ये आवाज़ नहीं सुन पाएँ तब तो नहीं सुन पाए। धन्यवाद।